मौर्य जी हिमाचल प्रदेश सरकार के एक बड़े जुझारू मंत्री जी, हर समय जिनकी चर्चा अखबारों के अंदर रहती है, शिमला के गलियारों में रहती है, मंच पर विराजमान अखिल भारतीय साइंस नेटवर्क के हमारे साथी डॉक्टर अमित सेन गुप्ता जी, जोगिंदर वालिया जी, सम्मानित सभी पदाधिकारी जो यहाँ पर मंच पर विराजमान है, और इस सभागार में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कोनों कोनों से आए प्रतिभागी साथियों और चंबा जिला की प्रबुद्ध जनता। माननीय मंत्री महोदय के पास शायद समय बहुत कम है, क्योंकि जहां भी जाते हैं जनता बहुत होती है, मगर आज ये समय है, हम इसके लिए धन्यवादी हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के, जिनके माध्यम से, और मंत्री जी के, जिन्होंने आज यहां पर समय दिया। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसे रेखांकित करना, क्योंकि बाद में शायद मंत्री जी के पास समय ना मिले, इनके माध्यम से हम चाहते हैं कि हिमाचल सरकार में उन मुद्दों के ऊपर दोबारा से बात की जाए। तो इससे उपयुक्त कोई समय नहीं है, तो माननीय मंत्री से हम 5-7 मिनट का इस समय जरूर मांगेंगे। पहली बात, जिस बात का हमें सबसे ज्यादा खेद है कि भारतवर्ष में जिस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जल, जंगल और जमीन की बात होती है, जहां पर सबसे ज्यादा माइनिंग होती है, उस प्रदेश के अंदर सबसे कम साक्षरता दर है, गरीबी है, भूखमरी है, बीमारी है। और वैसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस जिले के अंदर सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है, ये हम हिमाचल वासियों के लिए एक बड़ा भारी प्रश्न है कि वो चंबा जिला जिसका एक इतिहास रहा है, जिसमें एक सांस्कृतिक धरोहर रही है, जो हिमाचल प्रदेश में एक सबसे प्रगतिशील एक इलाका था, जिसकी बाउंड्रीज केवल चंबा जिला तक सीमित नहीं थी, कुछ पंजाब का इलाका, कुछ कांगड़ा का इलाका, लाहौल स्पीति तक ये इलाका फैला हुआ था। यहाँ पर कुष्ठ रोग के बारे में हॉस्पिटल उस समय बना जब भारतवर्ष की जनता इसको केवल प्रकोप मानती थी। यहाँ पर बिजली उस समय पैदा हुई जब पूरे भारतवर्ष के अंदर बिजली नहीं थी, केवल कोलकाता के अंदर बिजली हुआ करती थी। कितनी चीजों में चंबा बहुत अग्रणी रहा है। पर आज 2011 के सेंसस के अगर हम डाटा देखते हैं, तो यहाँ पर किसी भी इंडेक्स के अंदर चले जाएं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है और चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसके अंदर आज चंबा बहुत पीछे छूट गया है। समय बहुत कम है, परसों इस विषय में डिटेल से बात होगी। आज सिर्फ क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान समिति का कार्यक्रम है, इसमें हमारा मुख्य मुद्दा साक्षरता और शिक्षा भी है। उदाहरण के तौर पर भारतवर्ष के वो चंद जिले जहां पर महिला साक्षरता दर 50% से भी कम थी, उसमें केवल चंबा जिला था। हमें वो दिन याद है, आज से 20 साल पहले के अरविंद मेहता जी यहाँ डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। उस समय साक्षरता अभियान चला था, उनके साथ हम गद्दियों के बीच में, गुजरों के बीच में, उनके डेरों के बीच में भी गए थे। एक अभियान था, एक माहौल था, और एक ऐसी सोच थी कि खास तौर पर वो लोग जो 28% इस जिले के अंदर हैं, उनकी शिक्षा का क्या प्रावधान होगा। सरकार कई तरह के प्रावधान करती है, पर उन लोगों के साथ मुझे याद है छोटे छोटे बच्चे जिनको थोड़ा बहुत मौका पढ़ने का मिला था, उसमें से एक बच्चे ने हमारी मीटिंग के अंदर उस समय कहा था कि मैं अपने बुजुर्गों के साथ, माता पिता के साथ, उनके साथ ही चलकर उनको शिक्षित करूंगा। वो एक माहौल था। पांगी के अंदर हमारे कुछ सरकारी कर्मचारी, जिनको एक सरकार इसलिए वहां पर भेजती है कि सरकार के लिए वो कन्वीनियंट नहीं होते, ट्रांसफर उसे किया जाता है। वहां पे एक पटवारी और टीचर था, मगर उन लोगों ने वहां पर मरण व्रत रखा और उन्होंने कहा कि जिस समय तक लोग पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तो हम ये मरण व्रत नहीं तोड़ेंगे। लोगों ने उनकी बात मानी
वहां पर शायद ग्राम सभा को प्रजा कहा जाता है, तो उन्होंने प्रजा की और उस आधार पर उस अभियान की वहां शुरुआत हुई। हमारे एक साथी यहाँ पर, उन्होंने केवल एक समय खाना शुरू किया था कि जिस समय तक हम वो पांगी में, बाद में वो बड़े एक्टिविस्ट भी बने, कि जिस समय तक ये पूरे वहां पर लोग अगर कुछ नहीं करेंगे। कितने हजारों ऐसे उदाहरण हैं, ये वॉलंटियर तौर पर यहाँ पर बहुत कुछ हुआ था। बहुत अच्छे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर्स आए। एक समय था जब हिमाचल प्रदेश बना, उस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 डिप्टी कमिश्नर इस जिला के थे। मगर आज ऐसी क्या बात है 65-66 साल के बाद कि आज यहाँ पर जो महिला की साक्षरता दर अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर 76.6% है, तो कुल साक्षरता दर में से यहाँ पर महिला चंबा जिला के अंदर केवल 62% ही पढ़ी लिखी है। 15% महिलाएं यहाँ पर कम पढ़ी लिखी है पूरे हिमाचल प्रदेश के। पुरुषों के अंदर केवल ये प्रतिशतता में 6% का एक फर्क है। इस आधार पर ये भारत सरकार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और ज्ञान विज्ञान समिति के माध्यम से इस जिला को प्राथमिकता के ऊपर लिया गया है। उच्च शिक्षा के अंदर देखते हैं बहुत से जगहों पर आज भी जितना स्टाफ चाहिए वहां पर नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अभी 26 मार्च को श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ज्ञान विज्ञान समिति के मशोबरा के सम्मेलन के अंदर आई थी। वो भी शिमला के चारों तरफ के इलाके में, जो जुड़गा का इलाका है, वहां से उनका संबंध है। वहां पर भी जिस तरह यहां पर हमारे हालात हैं, चंबा शहर में थोड़ा विकास हो सकता है, पर जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो बड़ा पिछड़ा है। वही हाल शिमला का है। वहां पर उन्होंने भी इस बात को उठाया था कि आज भी शिमला के सराउंडिंग ऐसे एरिया हैं, पिरंट्राई, शतलाई, जो हमारे सिरमौर सोलन के साथ टच करते हैं ठियोग के, कि वहां पर लोगों में बहुत पिछड़ापन है। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि स्कूल के अंदर कोई टीचर लगाना है, कोई फॉरेस्ट गार्ड है, कोई और पोस्ट है, स्वास्थ्य के अंदर कोई कार्यकर्ता है, उस स्तर के ऊपर हमारे को उस स्तर पे लोग नहीं मिलते हैं। और बाहर से लोग यहाँ पर नौकरी करने नहीं आते। मंत्री लोगों पे जैसा हम यहाँ देखते हैं, मेला लग जाता है, दबाव होता है ट्रांसफर का, कि उनको बस जो भी यहाँ आते हैं वो यहाँ से केवल बाहर जाना चाहते हैं। तो जिस समय तक चंबा के अंदर साक्षरता, शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, इसके ऊपर फोकस नहीं लाया जाएगा, उस समय तक शायद ये चंबा उस स्तर पर ना आ पाए। तो हमारे विचार में किसी भी स्तर के ऊपर चंबा के लिए राज्य सरकार की तरफ से भी वैसा स्पेशल पैकेज होना चाहिए, एक प्रयास होना चाहिए, केवल साक्षरता नहीं, ये दूसरी अन्य चीजें हैं उस विषय में भी। इसी के साथ साथ एक जो मांग आपके माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश के अंदर उठाना चाहेंगे, ये केवल चंबा जिला नहीं है, हमारी 13 अन्य तहसील और उप तहसील हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो चाहे शिमला जिला है, चाहे कांगड़ा है, उनके अंदर भी है, सिरमौर के अंदर है, दूर दराज के जो हमारे इलाके हैं वहां पर भी अभी लोगों को बेसिक एजुकेशन नहीं मिली है। माननीय मंत्री महोदय की एक इंफॉर्मेशन के लिए 5 मई 2008 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन दिवस मनाया जाता है। उस दिन को राजीव गांधी ने 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की थी। माननीय मुख्यमंत्री उस समय प्रेम कुमार धूमल जी थे, नए नए सत्ता में आए थे, कालीबाड़ी हॉल में पूरे अपने मंत्री महोदयों के साथ हमारे ज्ञान विज्ञान समिति के कार्यक्रम में आए। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री को हमने एक रिक्वेस्ट की थी, एक बात कही थी कि आपने 2008-9 के बजट में लिखा तो जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले 5 सालों के अंदर हम 96.17% साक्षरता दर करेंगे। उस समय हमारी साक्षरता दर केवल 74% थी और हमने उन्हें आगाह किया था कि आंकड़ों से या फाइनेंस डिपार्टमेंट ये जो बजट बनाता है इससे साक्षरता आने वाली नहीं है, उसके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम प्रोविजन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था अगर केंद्रीय सरकार कोई मदद देगी तो हम करेंगे। शायद अब वो समस्या नहीं है कि केंद्रीय राज्य सरकार केवल एक है, पिछली सरकार के पास हमेशा बहाना था अगर कोई काम ना करना हो तो केंद्रीय सरकार मदद नहीं कर रही है। अब शायद वर्तमान में, मगर उसका हशर क्या हुआ, आज जब 2011 की सेंसस हुई तो हमारी जो साक्षरता दर है वो केवल
84% तक हम केवल पहुंच पाए हैं, केवल 84% तक। और उसमें सबसे बड़ा जो उसका कारण था कि हिमाचल सरकार ने जो लोग 12 लाख के करीब लोग जो छूट गए थे पढ़ने के लिए, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं बनाया। तो हमने एक जो मांग पूरे हिमाचल प्रदेश और भारतवर्ष में आज उठ रही है, राइट टू एजुकेशन, ये बहुत अच्छा कानून जो 2009 में केंद्रीय सरकार लाई है, मगर उसमें बहुत खामियां हैं, मगर उसको सीमित केवल बच्चों तक ना किया जाए, उसे बेसिक एजुकेशन हर एज ग्रुप की, एक भरमौर के दूर दराज इलाके में एक महिला, हमारे कोटरा कवार के अंदर, हमारे शिलाई के अंदर सिरमौर में, अगर कोई गरीब दलित ट्राइबल जो लोग हैं जिनको मौका नहीं मिला पढ़ने का, उनको वंचित ना किया जाए। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो केवल 6 साल से और 14 साल के बच्चों तक न सीमित करके इसे बेसिक एजुकेशन का अधिकार ऑल एज ग्रुप के लिए समयबद्ध समय के लिए, टाइम के लिए बनाया जाए। हम ये चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से कि अगली जो कैबिनेट की मीटिंग हो इस मुद्दे के लिए, माननीय मुख्यमंत्री से भी हमारा प्रयास है कि 5 मई को हम उनको अपने कार्यक्रम के अंदर लाए, बहुत जोर के साथ उठाएंगे। उससे पहले मंत्री महोदय हमारे इस मुद्दे की वकालत करें। एक तो बहुत छोटे मुद्दे जो हमने यहाँ पर देखा, एक समय था 2090 का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष, पूरे हिमाचल में कार्यक्रम, एक आंदोलन, ज्ञान समिति में उस समय 86,000 लोग थे। इतना बड़ा कोई जन संगठन हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं था। उस समय चंबा उस समय भी 12वें नंबर पे था, सिरमौर 11वें नंबर पे था। मगर आज अगर हम देखें और कंपैरिजन करें, चंबा के, सिरमौर के जो डेवलपमेंट के इंडेक्सेस हैं वो बहुत आगे निकल गए हैं। और उन्होंने अपने क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर कि जो खेती बाड़ी करते हैं उसके अंदर बदलाव लाया है। उस समय तत्कालीन वहां के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो हम लोगों को लगभग हर मीटिंग में जबरदस्ती बुलाते थे। शिमला से हम तो नौकरी भी किया करते थे कि आए और यहां पर लोगों को मोबिलाइज। सिरमौर के अंदर जहां पर केवल कुछ किलो सब्जियों के बीज लगा करते थे, आज हम देखते हैं कि लगभग हिमाचल प्रदेश में जो 15 लाख मीट्रिक टन इस समय जो सब्जी पैदा हो रही है, अनाज और फलों से ज्यादा हो रही है, सिरमौर में लगभग वो दूसरा नाम है। और आज सिरमौर वो सिरमौर नहीं है जो लोग जानते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि साक्षरता शिक्षा के साथ हर जगह पे जब डिप्टी कमिश्नर जाते थे, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर साथ हुआ करते थे, ज्ञान समिति मोबिलाइजेशन करती थी, लोगों को एक प्रेरित किया गया ऑफ सीजन वेजिटेबल्स के लिए, और जिसकी बहुत बड़ी संभावनाएं और जो बीज पैदा करने के लिए आज चंबा जिला के अंदर भी है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी चंबा जिला में जो जनसंख्या है वो तो केवल कुल जनसंख्या का 7.56% है, मगर ये बड़ी भारी चुनौती भी है। जो पशुधन है चंबा के अंदर वो पूरे हिमाचल की जनसंख्या का 17.6% है। इतना बड़ा पशुधन, मगर वो पशुधन का जो मैनेजमेंट है क्या वो वैज्ञानिक तरीके से होता है या नहीं होता है, उसमें हस्तक्षेप शायद इसीलिए कभी यहाँ पर ये एनिमल हस्बेंड्री मंत्री भी बनाए गए हों सरकार की समझ के अनुसार, या बाकी चीजें भी हुई हो, ये सब चीजें हैं। पर मेरा व्यक्तिगत क्या मानना है, चाहे वेजिटेबल्स हो चाहे टेम्परेट फ्रूट्स हो, और फलों में आज भरमौर है, पांगी है, चुनाव में एक सेब और टेम्परेट फ्रूट्स की बड़ी संभावनाएं हैं। पर हिमाचल में जो कुल इस समय फल पैदा होता है चंबा जिला में केवल 1.25% या 1.25%। तो जिस समय तक लोगों की रोटी रोजी नहीं बढ़ेगी उस समय तक ये हम कुछ भी करना चाहें आगे बहुत विकास नहीं हो पाएगा। और शायद इस बार जो हमारी सरकार की समझ बनी है कि इस जिले के लिए ऐसे मंत्री को दिया गया है जो जल जंगल और जमीन को देखेंगे और उस पर प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे, क्योंकि चंबा जिला में ये रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो माननीय मंत्री महोदय, आपके पास जो विभाग है, आपके माध्यम से यहाँ के जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस विषय में हम चाहेंगे कि आप कुछ करें। हमारे साथी सत्यवान पुंडीर जी ने यहाँ बात कही, खेती बचाओ और बेटी बचाओ में ज्ञान समिति का बड़ा अग्रणी स्थान रहा है, और उस एक विषय में बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। क्योंकि पिछले दिन असेंबली के अंदर पूरे दिन 4 अप्रैल को
सुबह से शाम तक आप इंटरनेट से उसको अनलोड कर सकते हैं कि जो बातचीत हुई असेंबली के अंदर जंगली जानवर के मुद्दों को लेकर के, उसमें एक हमारे सम्मानित मंत्री महोदय जो पिछली सरकार के थे, वो समस्या का समाधान बता रहे थे कि इस समस्या की कोई समस्या है ही नहीं बहुत बड़ी बंदरों की। अगर हम एक नागा रेजिमेंट और एक गोरखा रेजिमेंट यहाँ पर लाएं हिमाचल प्रदेश में, तो बंदर और कुत्ते, क्योंकि वो उनका भोजन भी होता है, वो खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने इसका बड़ा भारी विरोध किया है। ये इतनी बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश के अंदर, हमारे आंकड़ों के अनुसार 2000 करोड़ रुपए का नुकसान आज जंगली जानवरों की वजह से हिमाचल प्रदेश में है। वो सरकार ए पार्टी की आए, बी पार्टी की आए, मगर इसके कुछ मंत्री, और एक बार 3 अप्रैल 2007 को विधानसभा का घेराव हुआ था खेती बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा। श्री वीरभद्र जी की सरकार थी। जब हम उनके पास मिलने गए शाम को 6 बजे विधानसभा के बाद, तो शायद उस समय के एक जो टूरिज्म मिनिस्टर थे, उनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने ये कहा कि ये तो सुझाव आया है इन लोगों के माध्यम से कि जो बायोमेडिकल रिसर्चेज है उसके लिए बंदरों का निर्यात होता है, और उसके लिए तो बोलते जी अब माननीय मुख्यमंत्री राजा साहब, पैसों की कोई कमी नहीं होनी हिमाचल में, क्योंकि ये जो आए हैं ज्ञानी विज्ञानी, ये तो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत पैसा जुटाएंगे, क्योंकि बंदर की यूएसए और यूरोपियन यूनियन के देशों के अंदर एक स्वस्थ बंदर की जो कीमत है $10,000 है। इसको कोई भी व्यक्ति वेरीफाई कर सकता है बायोमेडिकल रिसर्च के लिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर फिलीपाइंस से लेके, इंडोनेशिया से लेके, चाइना से लेके हर जगह से बंदर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हमारे पास कौन से अंतरराष्ट्रीय ऐसे बोलते हमारे पे दबाव हैं। यहाँ पर बड़े सीनियर वनाधिकारी लोग भी बैठे हैं, वो भी ये बता सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रीटी क्या केवल भारतवर्ष के ऊपर लगेगी। जब हम बच्चे थे तब एक्सपोर्ट होता था। ये 1978 के बाद दिन गवर्नमेंट जो मोरारजी देसाई की थी, उन्होंने इसको बंद किया था कि बायोमेडिकल। आज वो रिसर्चेज जो ट्राइबल लड़कियां हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर 1400 लड़कियों के ऊपर सर्वाइकल कैंसर का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया ट्रायल के लिए, मगर बंदरों के ऊपर वो या जंगली जानवरों पे नहीं हो सकते। जो हमारे एक ट्राइबल एरिया से बेचारे जो बच्चे पढ़ने शहरों के अंदर आते हैं, उनके ऊपर ये चीज हो सकती है। 14 लड़कियां उसके अंदर मरी थी। राज्यसभा के अंदर ये प्रश्न उठा था। तो ये हमारे देश की जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उनकी प्राथमिकता का एक ऐसा उदाहरण है। आपके माध्यम से हमें चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जो ये पहले थे, उनसे हम उनका धन्यवाद करते थे कि वो 30 दिसंबर 2007 को सत्ता में आए और 3 जनवरी को चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जंगली जानवर के मुद्दे पर उन्होंने पहली बैठक की। बहुत अच्छा, हम बहुत खुश थे। मगर अपने 5 सालों के अंदर फिर दोबारा से नसबंदी केंद्र खोलना, और इलेक्शन से 1 साल पहले कि 25 नसबंदी केंद्र खोले जाएंगे। कैंपा का पैसा जिसको पौधारोपण के लिए करना था, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान में खर्चा करना था, उस पैसे का दुरुपयोग किस चीज के लिए किया गया? नसबंदी केंद्र खोलने के लिए। मगर मुद्दा अब असेंबली के अंदर श्री धूमल जी ने जो इस बार पॉइंट रखे, उन्होंने कहा इसका जो समाधान है केवल निर्यात है, नंबर 1। नंबर 2, इसका समाधान साइंटिफिक कलिंग है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी चीज किसी एरिया में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा होगी तो उसकी साइंटिफिक कलिंग होती है। वो हाथी हो, कैंगारू हो, कोई भी जानवर हो, वो है। और तीसरा, नील गाय गाय नहीं है, वो हिरण प्रजाति का जानवर है, और उस पर उसके अकॉर्डिंगली एक एक्शन लेना है। मगर 5 साल उन्होंने ये नहीं सोचा। और हिमाचल के जो आम किसान थे, उन्होंने उन्हें बता दिया कि अगर आप नहीं सोचेंगे, ठीक ढंग से नीति नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। हम लोगों के लिए बड़ा दुर्भाग्य है, हिमाचल प्रदेश के लिए। अंतिम बात माननीय मंत्री महोदय, कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार उस समय जो वन मंत्री थे नामलाल ठाकुर जी, वो उन्होंने एक स्पेशल टीम जो चीफ वाइल्ड वार्डन थे विनय टंडन जी, उनको भेजा नौराधार के अंदर, सिरमौर के अंदर, और बोला कि लोग तो तैयार नहीं है बंदरों को डराने के लिए, गोली मारने के लिए, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। हम लोगों ने वहां मोबिलाइजेशन की, 300 लोग बंदूकों लेकर वहां पर नौराधार के अंदर पहुंचे।
और उसके बाद वहां पर 15 दिन के लिए कलिंग शुरू हुई। 500 के करीब कलिंग हुई 15 पंचायतों के अंदर। वहां पे तो बहुत हजार थे सिरमौर के लोग जो आपको सड़कों पे दिखते हैं, इसलिए दिखते हैं कि माइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि खाने के लिए अनाज नहीं है उनके घरों के अंदर, इसलिए उनको आना पड़ता है, क्योंकि बंदरों ने उनका जीवन जंगली सुअरों ने खत्म कर दिया हुआ है। और उसके बाद रामलाल ठाकुर जी और माननीय वीरभद्र जी दोनों ने जाकर वहां पर वन महोत्सव किया 2007 का। ये फैक्ट्स दैट कैन बी सीन अवेन, ये सब कुछ हुआ। 9 अक्टूबर 2007 को शिमला में राम मंदिर में ज्ञान विज्ञान समिति और किसान सभा का सम्मेलन हुआ। सरकार की तरफ से तत्कालीन सेक्रेटरी अशोक ठाकुर जी और विनय टंडन हमारे सम्मेलन के अंदर आए। ये तय किया गया पंचायत वाइज, ये आइडेंटिफाई किया जाएगा एक्स सर्विसमैन और शूटर्स कौन है, उनके स्क्वाड्स बनाए जाएंगे, जनता के हाथ में बंदूक नहीं दी जाएगी। वन विभाग के देखरेख में सिलेक्टिव कलिंग, एक इसलिए कि जो जानवरों ने अपनी फूड हैबिट बदल दी है, जंगलों को छोड़ करके जो लोगों के घरों में, रसोई घर में और फ्रिज के अंदर जाने लगे हैं, लोगों पे अटैक करने लगे, उन्हें दोबारा जंगलों में खदेड़ना पड़ेगा, उनके लिए प्रबंध करना पड़ेगा उस तरह के खाने के पौधों का, उनको उस तरह की सेंचुरी में जो मंकी प्रूफ सेंचुरीज हो उसके अंदर ले जाना पड़ेगा, सारे प्रबंध करने पड़ेंगे, क्योंकि वन्य प्राणी को भी उसी तरह जीने का अधिकार है जैसा किसी और को है। इसमें कई अनियमितताएं हुई हैं, पर अनियमितताएं आज लोगों पे नहीं होनी चाहिए, ये तय हुआ। पर दुर्भाग्यवश मंत्री महोदय 10 अक्टूबर को एक दिन के बाद पिछला चुनाव घोषित हुआ और कोड ऑफ कंडक्ट लगा और उसके बाद शायद मौका नहीं मिला। अब हम समझते हैं हिमाचल प्रदेश के 3243 में से 2301 पंचायतें जो इस समय बहुत ज्यादा प्रभावित है, उसकी जो जनता है 7 लाख के करीब जो किसान है, आपको वन मंत्री के रूप में याद करेंगे कि आप साइंटिफिकली जो आपने विधानसभा के अंदर कहा है कि आप बड़ा एक राज्य स्तर का एक सम्मेलन करेंगे, मगर उसमें भी हाई कोर्ट के आदेशानुसार मुख्यमंत्री को ऑर्डर हुआ था जब हमारे खिलाफ ये कुछ पशु प्रेमी संगठन हाई कोर्ट के अंदर गए थे, तो एक सम्मेलन हुआ शिमला सेक्रेटेरिएट में, मगर उसके अंदर जो सुझाव आए कई फॉरेस्ट ऑफिसर के जो पंजाब हरियाणा और उत्तराखंड से आए हुए थे कि जी आप ढोलक बजाओ, आप पटाखा बजाओ, कईयों के आए कि आप 5-5 कुत्ते पालो। हमने कहा एक परिवार में एक आदमी के लिए रोटी पूरी नहीं होती, 5 कुत्तों के लिए हमने खाना कहां से पैदा करना है कि उसके लिए पीडीएस में राशन क्या अलग से उपलब्ध करवाया जाएगा। कई इस तरह के सुझाव है कि करंट लगा दो तारों में, ये कर दो, उस तरह के सम्मेलन से कुछ नहीं होगा, मगर जनता ही आपको इसका उत्तर बताएगी। जनता हिमाचल प्रदेश की समस्या से छुटकारा चाहती है। इसकी शुरुआत 2005 में 8 सितंबर 2005 को श्री वीरभद्र सिंह जी और जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर थे सब्जी मंडी में हमारे कार्यक्रम में आए, उस समय ऐलान किया गया था, जनता के द्वारा मांग थी, 1400 महिलाएं थी वहां पर आई भी कि हमारे को इस समस्या से छुटकारा दिलाए। वीरभद्र जी कमिटेड है इस समस्या के लिए कि इसका समाधान चाहते हैं, और हम आपके माध्यम से, और आप जो इस जिले के अंदर है यहाँ पर भी आज ये समस्या बहुत ज्यादा है, हम ये चाहेंगे, हमारा आपसे बड़ा पुराना संबंध रहा है, जब हम वन विभाग के अंदर रहा करते थे, मंत्री जी को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इनके समझ में और जनता इनके साथ होगी तो ये कैबिनेट को किसी भी तरह मनवा लेंगे और इस समस्या का समाधान होगा, और ज्ञान विज्ञान समिति अपनी पूरी ऊर्जा साक्षरता शिक्षा और विकास पर लगाएगी। धन्यवाद। मैं खोल देता हूँ। थैंक यू।